हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम लवर्स। तो आज मैं डील करने वाला हूँ जेएनटीएस के 30 क्वेश्चन। अभी तक मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए, थर्ड लेक्चर रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। और अगर क्वेश्चन के रिलेवेंट कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है हिडन बायोलॉजी। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्ट चैनल पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा हुआ कि एक दिया है कैरोटाइप। कैरियोटाइप दिया हुआ है कि 47 XXY कैरियोटाइप किस जेनेटिक डिसऑर्डर की विशेषता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो पटाउ सिंड्रोम होता है वो 13 से होता है 30 ट्राइसोमी। मतलब ट्राइसोमी अगर आता है तो 2n+1 रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें आ गया। 46 होता है बॉडी में तो 47 हो गया। ठीक, तो फिर यहाँ पर आता है क्लाइनफेल्टर। तो इसका भी जो कैरियोटाइप है वो है 47 XXY। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें जो एक्स जो फीमेल में एक्स एक्स होता है उसका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, जिसको बोलते हैं बार बॉडी, या इसको बोलते हैं लायन हाइपोथेसिस डोसिस कंपेंसेशन। ठीक है, फिर टर्नर सिंड्रोम है। यह एक मोनोसोमी से होता है। मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया, तो इसमें 45 हो जाएगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला रहता है 2n-1। और इसका जो ट्राइसोमी का रहता है फॉर्मूला वो रहता है 2n+1। ठीक है, और इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं 45 एक्सो। ठीक, जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो होता है 18 में क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसमें लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम 13 की ट्राइसोमी के कारण कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन सी है पटाउ सिंड्रोम, ऑप्शन डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो होता है 21 ट्राइसोमी से। जो एडवर्ड होता है वो 18 में क्रोमोसोम से होता है। जो पटाउ होता है वो होता है 13 में। फिर मैंने बताया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसका कैरियोटाइप होता है XXY, जिसमें एक बार बॉडी होती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा सी। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इसमें लिखा है कि थैलेसेमिया मुख्यतः किसमें डिफेक्ट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, ऑप्शन बी है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी कोलेजन सिंथेसिस, ऑप्शन डी है डीएनए रिपेयर। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन। हमारी ग्लोबिन चेन में एक अल्फा एक बीटा होता है, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त से रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसमें डिफेक्ट आता है तो फिर थैलेसीमिया हो जाता है। उनका जो आकार होगा वो चेंज हो जाएगा। जो प्यूरिन प्यूरिन है तो उससे तो फिर जो कोलेजन है इससे होता है कनेक्टिव टिश्यू से रिलेवेंट डिसीज। ठीक है, जो डीएनए रिपेयर इससे होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ठीक है, इसको वो जो आता है एनईआर से, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर से। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। इसमें लिखा है कि टायरोसिनेज एक्टिविटी डिफेक्टिव होने के कारण मेलेनिन प्रोडक्शन बहुत कम है। कौन सा डिसऑर्डर होगा। ऑप्शन नंबर ए है मार्फन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है एल्बिंस, ऑप्शन सी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी है हंगस्टन डिसीज। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है एल्बिनिज। ठीक है, इसमें जो मेलेनिन प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा जिसको हम लेप्रोसी नेचर में लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें सेल होती है मेलानोसाइट, इसमें उनका रोल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें लिखा है कि CFTR जीन में म्यूटेशन किस जेनेटिक डिसऑर्डर से कॉमनली एसोसिएट है। ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है हंगस्टन डिसीज, ऑप्शन सी है मार्फन सिंड्रोम, ऑप्शन ए है एल्बिनिज। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। जब CFTR जीन डिफेक्ट हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो उससे होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर वो आयन की बात करें कि कौन सा है, तो इसमें आता है क्लोरीन आयन या कार्बोनेट आयन। ठीक है, हंगिस्टन डिसीज होता है उसमें एक सीक्वेंस होता है CAG, इसका काफ़ी बार रिपीटिशन होता है, मल्टीपल रिपीटिशन। मॉर्फन सिंड्रोम होता है। मॉर्फन सिंड्रोम मॉर्फन सिंड्रोम आता है, मुझे पता नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा है इसको। और इसको तो मैंने बता दिया किससे होता है, मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, रक्त से संबंधी जो बीमारियां वो हो जाती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर 6 पर। इसमें लिखा है कि की हंगिस्टन डिसीज की इनहेरिटेंस किस प्रकार की होती है। तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा ऑटोसोमल डोमिनेंट।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कह रहा है? प्रोग्रेसिव मसल डिग्रेडेशन वाला कौन सा डिसऑर्डर समानता एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है? ऑप्शन नंबर ए है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी है मार्फन सिंड्रोम, ऑप्शन सी हंगस्टन डिसीज, ऑप्शन डी है फेनिलकेटोन्यूरिया। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो मसल डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रहता है। ठीक है, जो मसल्स होती हैं वो एकदम लॉस हो जाती हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें लिखा है कि विच इनहेरिटेंस एक पेडिग्री में सक्सेसिव जनरेशन, एक पेडिग्री है उसमें सक्सेसिव जनरेशन मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है तथा फादर टू सन ट्रांसमिशन भी है। सबसे संभावित इनहेरिटेंस कौन सा होगा? तो इसमें लिखा है कि ये पेडिग्री है, सक्सेसिव मेल एंड फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब मेल भी अफेक्टेड है और फीमेल भी अफेक्टेड है। ठीक है, और फादर टू सन जा रही है, मतलब डॉटर इसमें नहीं अफेक्टेड हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम, इसमें होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल ज़्यादा डिफेक्ट हो रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या कह रहा है कि एक रिसेसिव जेनेटिक डिसीज की इंसिडेंस 40,000 में एक है, मतलब 40,000 कोई पॉपुलेशन है उसमें एक डिफेक्टिव है। ठीक है, तो हार्डी बीनबर्ग पॉपुलेशन में रिसेसिव एलील, तो रिसेसिव मतलब क्यू की बात कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 40,000। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, जैसे उसका उसके रूट में लाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/40,000, उसको अलग करेंगे तो क्यू बराबर 1/200। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा ए। ठीक, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें लिखा है कि फिब्रिलिन 1 में डिफेक्ट के कारण कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो मैंने बताया कि सी एफ टी आर जीन इसमें होता है, सी एफ टी आर जीन। ऑप्शन बी है मार्फान सिंड्रोम, ऑप्शन सी है थैलेसेमिया और ऑप्शन डी है एल्बिनिज्म। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मार्फान सिंड्रोम। ठीक है, एक एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो बीमारी आ जाती है ग्रोथ। तो इसको बोलते, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लगा कि एक महिला एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज की कैरियर है और उसके 4 सन है। ठीक, 2 सन के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रहेगी? जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं नॉमिनल से। ठीक है, बाइनोमियल से सर्च सॉल्व करते हैं। तो जो टोटल कितना है इसमें, इसमें दिया है कि 4 सन है, तो 4 और 2 सन अफेक्टेड है तो 2 सन बचेंगे। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है? तो ऐसे करेंगे और इस टाइप से, तो उसके आंसर आ जाएगा। तो 3 2 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर, फिर अगर एक को आप तोड़ेंगे तो ये, तो 2 फैक्टर कट जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 4 4 चौक 16, 1/16। ठीक है, फिर यहाँ 2 बचता है, तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 बचेगा ये, तो 2 6 6/16, तो 3/8। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा 3/8, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसमें लिखा है कि फिनोटाइपिक फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम और 47 XX, मतलब ट्रिपल एक्स दिया है। ठीक है, कैरोटाइप किस डिसऑर्डर से एसोसिएट है? तो ऑप्शन ए है ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, ऑप्शन बी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है पटाउ सिंड्रोम। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर टर्नर सिंड्रोम है तो मैंने बताया कि 45 एक्सो होता है, ये मोनोसोमी है। क्लाइनफेल्टर का जो कैरोटाइप रहता है 47 XX वाई रहता है। ठीक है, जो पटाउ सिंड्रोम है इसका 13 ट्राइसोमी। ठीक है, और 47, ठीक है, 47 पर होता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें लगा कि होमोजेनिस्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण कौन सा जेनेटिक डिसीज होता है? ऑप्शन नंबर है एल्कप्टोनुरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, गैलेक्टोसेमिया, ऑप्शन डी है एल्बिनिज। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा एल्कप्टोनुरिया। इसमें जो यूरिन होती है उसका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ऐसे तो नॉर्मल जो कलर रहता है यूरिन का वो येलो रहता है, येलो। डिपेंड करता है वाटर पर, अगर आप वाटर ज़्यादा पी रहे हैं तो आपका जो थोड़ा-सा लोएस्ट येलो हो जाएगा। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो फिर जो येलो का कलर होगा वो डार्क हो जाएगा। ठीक है? तो अगर इसमें यूरिन डार्क ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं होमोजेनिस्टिक एसिड के कारण एल्कप्टोनुरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए।
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें लिखा है कि एक फिनोटिपिकली नॉर्मल कपल का का बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज से अफेक्टेड है। दोनों पेरेंट्स के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसी से पूछा है, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो ए होगा। ए का मतलब है कि एक तो मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। तो दोनों को पूछा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रहेगी वो 100%। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें लिखा है कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन और एंटीसिपेशन के साथ प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन किस डिसऑर्डर में पाया जाता है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर सीएजी का ज़्यादा रिपीटिशन होता है तो उसको बोलते हैं हंगस्टन डिसीज। एक न्यूरो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। टर्नर का तो मैंने बता ही दिया कि 45XO होता है। थैलेसीमिया मैंने बताया कि बीटा ग्लोबिन शेल डिफेक्ट हो जाती है, ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस में CFTR जीन का हो जाता है म्यूटेशन, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कह रहा है कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज से अफेक्टेड हेटरोजाइगस मैन का विवाह हुआ, पर होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन से होता है। मतलब एक हेटरोजाइगस मैन का विवाह है, हेटरोजाइगस मतलब ए, होमोजाइगस है तो नॉर्मल है, और ठीक है, तो ये हो गया। कंप्लीट कंप्लीट पेनिट्रेशन में कितने प्रतिशत चंद्रन अफेक्टेड होंगे? तो इससे अगर बात करेंगे तो इससे रहेगा 50%, ठीक है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं क्या है। अगर क्रॉस करेंगे हम दोनों का तो 50% अफेक्टेड और 50% नॉर्मल ऑपरेशन देखने को मिलेगी, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी वो रहेगी 50%। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें देखते हैं गैलेक्टोज के ब्रेकडाउन में डिफेक्ट गाल्ट एंजाइम डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो गाल्ट आ गया तो फिर आप समझाओ गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें देखते हैं कि यदि अफेक्टेड मदर अपने सभी चिल्ड्रन को कंडीशन ट्रांजिस्ट करती है, लेकिन अफेक्टेड फादर किसी चिल्ड्रन को नहीं देता है, तो इसका मतलब है कि जो मदर है वो सबको दे रही है डिसीज, अपने पुत्र को, डॉटर को, लेकिन जो फादर हैं वो किसी को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब मेल ज़्यादा है, तो इसमें रहेगा माइट मतलब फीमेल ज़्यादा है, तो मैटरनल इफेक्ट ज़्यादा है इसमें, मैटरनल, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इसको ही बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम चलते हैं 19 पर क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है कि सीवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फेसियल फीचर्स और क्रोमोसोम 18 की ट्राइसोमी किस डिसऑर्डर में होती है? तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे की पॉइंट पे जाइए। तो इसमें लिखा है 18 मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। जो पटाव होता है वो 13 से होता है, एडवर्ड 18 से होता है। क्लाइनफेल्टर की जो ट्राइसोमी रहती है जो XXY रहती है, और ट्रिपल तो मैंने बता ही दिया 47XX ट्रिपल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि चाइल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज से अफेक्टेड है, लेकिन दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, तो दोनों पेरेंट्स का सबसे संभावित जीनोटाइप क्या होगा? तो जिस तरह से पूछा है तो इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे तो मतलब इससे आएगा, ठीक है। इसका जीनोटाइप ये होगा, तो इसका जो आंसर रहने वाला है, तो इसका जो आंसर रहने वाला वो रहेगा सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगता है आपको सेशन बताना?